बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है हमारे सभी देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाजरीन, हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं जिसमें कुछ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे उभरने वाली ऐसी खबरें जो कि जिन पे कुछ बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही होती और वो कुछ थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन उनका इस खित्ते पे बहरहाल बिलवास्ता या बिलावास्ता असर ज़रूर पड़ रहा होता है। तो उन ख़बरों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उन मामलात को जानने के लिए हम उन पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो मौजू है वो इसलिए बहुत अहम है कि दो ऐसे मुल्क हैं इस खित्ते के कि जिनके दरमियान एक दहाइयों से राइवलरी चली आ रही है। अब वो मसलक की बुनियाद है, अब जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी वजह से इनके दरमियान एक रिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पाकिस्तान के इन दोनों मुल्कों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ ईरान और सऊदी अरब की। लेकिन हाल ही में हमने ये देखा कि पहले सऊदी अरब की तरफ से ये इशारे मिले कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, और जब ईरान में इंतखाबात होते हैं, सदारती इंतखाबात, तो उसके बाद जो नए सदर आए हैं इब्राहिम रईसी, उनकी तरफ से भी ऐसे ही इशारे मिले कि हाँ, खित्ते की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत का आगाज़ किया जा सकता है। ताल्लुकात में दरार कहाँ से आई, क्यों ये खलीज बढ़ती चली गई, और ये दो इस्लामी मुल्क जो हैं इनके दरमियान तनाव क्यों इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया, और अब इनके दरमियान अगर बातचीत होती है तो उसके क्या अब देख रहे हैं तज्ज़ियाकार, उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या उसके कितने चांसेस हैं कि वो फ्रूटफुल हो सकती है, या उसके इस खित्ते पे क्या असरात होंगे। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मुहक्किक हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज तो बड़ा ऐसा मौजू है जिस पे आपकी खासी ग्रिप है, और अक्सर जब हम जिक्र करते हैं इस खित्ते की, मिडल ईस्ट की, तो उसमें ये दो मुल्क जो हैं वो हमें बड़े अहम नज़र आते हैं। आज इस पे तफसील से आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट है जो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क है चीन, उसका खुद इख्तियार इलाका है सिंकियांग, वहाँ जो तरक्की हो रही है उससे मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार की है हमारी साथी नौरीन ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में मैंने सिंजियांग की सैर की है और वहाँ की तरक्की का खुद मुशाहिदा किया है। दोस्तों, मुझे सबसे मुतासिर कुन बात यही लगी कि सिंजियांग के मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपनी अपनी खूबियों से फ़ायदा उठाते हुए खुशहाली की राह पर गामज़न हैं। मसलन कदीम ज़माने से सिंजियांग यूरो एशियाई इलाके में चीन के तिजारती ताल्लुकात का बुनियादी मरकज़ रहा है। अब सिंजियांग को शाहराह रेशम इक़्तिसादी बदी के बुनियादी इलाके के तौर पर तरक्की दी गई है। इसके दारुल-हुकूमत उरुमची ने अपनी जोग्राफियाई बरतरी को फ़ायदा उठाते हुए बैनुल-अक़वामी लैंड पोर्ट कायम किया है, जो एक मरबूत रेल, रोड और फ्लाइट लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर तरतीब दिया गया है, ताकि न सिर्फ चीन के पड़ोसी ममालिक बल्कि चीन यूरोप रेलवे एक्सप्रेस के जरिए यूरोप तक तिजारत को आसान बनाया जा सके। इस वक्त यहाँ मजमूई तौर पर 19 लाइन्स फ़ाह हैं, जो 21 ममालिक के 26 शहरों तक पहुँच रही हैं। उरुमची बैनुल-अक़वामी लैंड पोर्ट ने चीन यूरोप रेलवे एक्सप्रेस सिस्टम को एक ऐसे बुनियादी मरकज़ में ढाल दिया है जो लॉजिस्टिक और तिजारत समेत दीगर सहूलियात फराहम करता है। इस पोर्ट ने शहरों में कई लॉजिस्टिक हैंडलिंग कारोबारी इदारों की तरक्की को मुतहर्रिक किया है, जिससे मुकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। मौजूदा सफर में मैंने सिंजियांग के शहर दुरबांग का दौरा भी किया था। ये चीन का गर्म तरीन इलाका कहलाता है। शहर दुरबांग अपने अंगूर की वजह से चीन नेज़ दुनिया में मशहूर है। मुकामी लोगों ने इसकी बुनियाद पर सियाहत को फरोग़ देने की बड़ी कोशिश की है। दुरबांग में अंगूर की 100 से ज़ायद अक़साम काश्त की जाती हैं, और दुरबांग में अंगूर की बेहतरीन पैदावार अंगूर वादी में है। यहाँ अंगूर की काश्त तकरीबन 1000 एकड़ रकबा पर की जाती है। इस वक्त मुकामी लोगों ने अंगूर वादी में न सिर्फ अंगूर उगाए हैं, बल्कि खूबसूरत अंगूर बागात की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियाहती मुकामात, दुकानें और रिजॉर्ट्स कायम किए हैं, जिनसे हर साल जुलाई से अगस्त तक अंगूर की फसल के मौसम में दुनिया भर से बेशुमार सियाह अंगूर वादी आते हैं।
उरुमची दुर्बांग के अलावा मैंने शिनजियांग के शहर हामी का दौरा भी किया है। शहर हामी कोयले, शमसी तवानाई, हवा से बिजली की पैदावार समेत दीगर वसाइल से मालामाल है। पहले कोयले से पैदा शुदा बिजली इसकी मैशत का अहम सतून था। हालिया सालों में जिम में सब्ज इंकलाब की जुस्तजू की जा रही है। शहर हामी ने खुद को जल्दी ही शफाफ तवानाई पैदा करने की जानिब मोड़ी है। हामी में सालाना रोशनी 4,000 घंटों से जायद रहती है, जो एक बड़ा कुदरती वसीला है। इसलिए शहर हामी ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की कोशिश की है। इस वक्त हामी के बहुत सारे इलाकों में शमसी तवानाई की तंसीबात कायम की गई हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि हामी शहर में बिजली की मजमूई पैदावार का 1/3 शफाफ या काबिल तजदीद तवानाई पर मुश्तमिल है, और ये बिजली जिनके सूबे हनन समेत मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाई जा रही है, जो हामी की मैशत का नया सतून बन गई है। दोस्तों, शिनजियांग की तरक्की का राज मेहनत और लगन के अलावा अपनी खूबियों को समझते हुए इनका इस्तेमाल है, जिससे वो तरक्की के हुसूल के साथ साथ फितरत के साथ हम आहंग रह सकता है। रिपोर्ट आपने देखी, और नाजरीन, इन रिपोर्ट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आपको बता सकें कि जैसे हमारे इसी प्रोग्राम में जिक्र हो रहा था, मेरा गुज़श्ता जो प्रोग्राम था उसमें ये बात हुई थी कि एशिया के बारे में, एशिया के ममालिक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ मालूमात हैं नहीं, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता है। हाँ, जो मगरिब के लेंस से ख़बरें दिखाई जाती हैं या उसके कलम से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पहुंचती हैं, वो ही हमें ज़्यादातर सुनने और देखने और पढ़ने को मिलती हैं, जो कि बहरहाल उनका अपना एक वेंडेटा है और वो जिस तरह से उसको लेके चल रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक्चुअल और एक एशियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी दिखा सकें। तो ये रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं, इससे आपको एक तो हमारे ब्रादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन से मुतालिक पता चलता है कि वो कितना खूबसूरत मुल्क है और उसकी तरक्की के क्या राज हैं, जो कि राज बिल्कुल नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब, आते हैं अपने मौजू की तरफ। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत के कुछ इशारे मिल रहे हैं और कुछ हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन दो इस्लामी मुल्क हैं और दोनों तेल की दौलत से माला माल हैं, लेकिन एक अरसे से, मैंने तो जब से होश संभाला है, मैं तो यही देखता आ रहा हूँ कि एक रिफ्ट है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसका कि असर बहरहाल ना सिर्फ पाकिस्तान पे तो पड़ा ही पड़ा, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, इस रीजन में और इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसमें खासे इसके असरात जो हैं वो हमें मुज़र असरात वो देखने को मिले हैं। आप बताएंगे रिफ्ट असल में इस जड़ क्या थी इसकी, कैसे शुरू हुई, क्यों ये मामला यहाँ तक पहुँच गए कि दो बरादर इस्लामी मुल्क जो हैं उनके दरमियान तनाव इस हद तक बढ़ गया कि आप के सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए? देखिए, अगर इसकी जो इनके तजादात या जो इख्तलाफात हैं उसकी तो बड़ी हिस्ट्री बहुत पुरानी है जी। ये मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ हम अशरों पे नहीं, बहुत यानी, हाँ, लेकिन हम चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हम उधर नहीं जाते। उसमें ये कि देखें, बहुत सारी चीज़ें होती कि अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ किस्म की दर्जा वो होती हैं, अपनी अपनी दर्जा बंदी होती है कि हमारे रिलेशन किसके साथ किस सतह पे होंगे, और फिर जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो रोल प्ले करते हैं रीजनल पॉलिटिक्स में भी और इवन दो तरफा ताल्लुकात में भी। यहाँ पे भी यही हुआ, ख़ास तौर पे जब ईरान में जो इनकलाब आता है, ईरानियन इनकलाब, उसके बाद सूरत हाल थोड़ा सा और एक टर्न ले गई। पहले तो ज़ाहिर है शाह ईरान के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन हम चूँकि रिसेंट उसकी बात करें इन 40 सालों की, तो इस दौरान जब ईरान ने अपने आप को जिस खतूत पे उस्तवार किया इनकलाब के बाद, वो एक ऐसा रास्ता था जो ज़ाहिर है कि उसमें अमेरिका का अमल दखल नहीं था, और ईरान ने एक स्टैंड लिया कि वो अमेरिका के साथ नहीं है। जबकि अगर बाकी खत्ते के मुल्कों को देखें तो वो किसी ना किसी तरह अमेरिकन अलायंस का हिस्सा रहे हैं, इसलिए वो आपस में इख्तलाफात होना एक फितरी बात थी। फिर मिडिल ईस्ट में जितनी जंगें हुई उसमें चाहे वो डायरेक्ट वॉर है या प्रॉक्सी वॉर है, उनमें आप ये देखेंगे इस खत्ते में अमेरिका का असर और नफूस इतना रहा, इसराइल का फैक्टर भी आप उसको दे लें क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ रहा, और खत्ते में जितनी जंगें हुई उसमें जो दूसरी साइड थी उसमें समहाउ ईरान के सपोर्टर ग्रुप वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं। पूरी अगर आप देखें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुख्तलिफ मुल्कों में, चाहे वो आप लेबनान की बात करें, सीरिया है, यमन है, लेबनान है, वहाँ पे कहा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सीज वहाँ पे हैं और ये मौजूद है।
जिसका कि हमने देखा कि जब इराक के साथ अब ताल्लुकात बहाल होने की बात होती है, ईरानी जनरल वहाँ जाते हैं, मामला तय करते हैं, फिर इराक के जो बड़े शिया लीडर हैं वो मामलात को देखते हैं, तो उसमें हम इस चीज़ से हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते कि ईरान का किस हवाले से असर रसूख रहा है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है सऊदी अरब एक बाकायदा तौर पे एक अलाइंस का हिस्सा रहा है। फिर जो खत्ते के बाकी अरब ममालिक हैं वो बड़ी हद तक सऊदी अरब और अमेरिका के अलाइंस में रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल चूँकि बदलती जा रही है, बदलती इसलिए जा रही है कि एक तो अमेरिका ने अपनी एशिया पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, और अभी रिसेंटली जो विड्रॉल की पॉलिसी है अफगानिस्तान को आप देख लें, इसके बाद एक नई खिचड़ी पकना शुरू हुई है कि अब किस हद तक अमेरिका पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। तो लिहाजा खत्ते के मुल्कों के दरमियान ये जो बातचीत है वो जो पहले से कहीं ज़रा सर्द तरीके से चल रही थी अब वो मुतहरक हो गई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी इसमें बड़ा गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, इस पे हम बात मज़ीद करेंगे और समझ ये आप यहाँ तक तो हमें ले आए, हम चाहेंगे कि आगे भी चलें कि ये खित्ते से निकलना अमेरिका का और जिस तरह से निकलना है उसके भी ये मुज़मरात हो सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही है डॉक्टर शफकत मुनीर साहब से हमारी इस हवाले से कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत जो है उसके कितने चांसेस हैं और कितने फ्रूटफुल वो हो सकते हैं, और ये जो तनाव था वो कैसे इतना शदीद हो गया, और अब अगर ये तनाव ख़त्म होता हुआ या किसी हद तक कम होता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि ईरान और इराक़ का आप तस्करा कर रहे थे। मुझे याद है कि आज से यही कोई तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है, हमने एक बड़े अरसे तक देखा कि ईरान और इराक़ के दरमियान एक जंग जारी रही और वो काफ़ी अरसे तक वो रही। उसके बाद वो भी ख़त्म हुई, लेकिन फिर इराक़ का पलड़ा किस तरफ गया वो वेस्ट के साथ ही चलता रहा। लेकिन ईरान की अपनी एक रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वहाँ थी, लेकिन वो जो थियोक्रेटिक एक एलिमेंट है वो खासा उसमें हमें नज़र आया, जिसकी बुनियाद पे इसराइल जो है वो इन्फ्लुएंस करता रहा अमेरिका को कि नहीं ये बड़े हार्ड लाइनर हैं और इनका होना जो है हमारे वजूद के लिए ख़तरा है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को ही डिस्टर्ब करके रख दिया। अब जब ये दोनों ममालिक थोड़े से करीब होने की तरफ जा रहे हैं, उसमें आप नहीं समझते कि जो खित्ते के ममालिक आपस में तो ये कर लेंगे कि उन्होंने अपना वज़न जो है वो किस पलड़े में डालना है, बट जो बैरूनी कुव्वतें हैं, अमेरिका का आप जिक्र करें, अमेरिका इतना खामोशी से तो जो नहीं बैठेगा ना, वो देखेगा वो कैसे कुर्बतें होने देगा। सर देखें, बुनियादी तौर पे हमें ना 4 पहलुओं पे गौर करने की ज़रूरत है अगर हम इन ताल्लुकात पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला है, ईरान की जो नई गवर्नमेंट इससे पहले शुरू हुआ था जी, तो उस वक्त भी हम ये तज्ज़िया कर, आपको याद होगा रेफरेंस में हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि अगर नई हुकूमत आती तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर गवर्नमेंट होगी राइट विंग की, वैसे तो सारे राइट विंग लेकिन ज़्यादा हार्ड लाइनर होगी, इनका क्या रवैया होगा। लेकिन उस वक्त भी हमने ये तज्ज़िया किया था कि ये बातचीत का रास्ता रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी 2-3 रियलिटीज़ हैं। एक तो ये कि खित्ते के मुल्कों में अब ये बात शुरू हो गई है, डिस्कशन शुरू है कि क्या हम खित्ते के मसाइल को अभी भी दूसरों पर डिपेंड रख के या उनकी ऐनक से देख के हल करेंगे। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि जी हम एशिया को हमेशा वेस्ट के लेंस से देखते हैं, अब हम एशिया के लेंस से देखना शुरू हैं। कई इस तरह फीडबैक आता है जी कि आपका जो प्रोग्राम है अक्सर उसमें आप वेस्ट को और अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो ये वही है जो हम बैरियर तोड़ रहे हैं कि हम पहले चूंकि उस एंगल से देखने के हम आदी हो चुके थे, वेस्टर्न एंगल से। अब चूंकि हम एक नया खित्ते का एंगल लेके चलते हैं कि यहाँ के जो ममालिक हैं उनको किस तरह इन मामलात को लेके चलना है, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि हम शायद रूटीन की उससे डिफरेंट बात करें, और ये डिफरेंट है क्योंकि हमने एशिया को भी ये देखना है। एशिया के अंदर मुख्तलिफ खित्ते हैं, जैसे ये वेस्ट एशिया है जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक शामिल है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इनके अपने पे नॉर्थ एशिया है। ये सारे ममालिक जो हैं इनकी सब रीजनल ग्रुपिंग्स हैं अंडर एशिया। एशिया एक ओवरऑल है, नीचे फिर इनके आपस के रिलेशन है। तो अब ये कि इसमें पूरा जब देखते हैं तो रीअलाइनमेंट जब हो रही है, रीअलाइनमेंट हमेशा हम ज़ाहिर अमेरिका को निकाल के या वेस्ट को निकाल के हम तज्ज़िया नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उस पर फोकस्ड होकर अलाइनमेंट थी। अब उसी को लेते हुए रीअलाइनमेंट हो रही है, क्योंकि अब खित्ते के मुल्कों ने देखा कि क्या रोल रहा है वेस्ट का, उनके अपने मसाइल क्या हैं, और खित्ते में जो मसाइल बढ़ गए हैं
खास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट एंड कशीदगियाँ बढ़ी हैं उनको उभारने और बढ़ाने में किनका किरदार है और उनको रिड्यूस करने में अब इलाकाई ममालिक कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए सऊदी अरब और ईरान उन्होंने देखा कि हमें अब ज़्यादा देर तक मुखासमत की पॉलिसी को हम नहीं चला सकेंगे, तो हमें बातचीत करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा कठिन रास्ता है, दोनों के दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। ख़ास तौर पे यमन और सीरिया के मसले में दोनों डिफरेंट साइड पे खड़े हुए हैं, अपोजिंग साइड पे खड़े हुए हैं, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। अब अगर ये बातचीत चलती है तो उसका एक तो जैसे मैंने कहा 4 लेवल पे हमें देखने की जरूरत है। पहला लेवल है दो तरफा, ठीक है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात ठीक होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन होंगे, ट्रेड रिलेशन बढ़ेंगे, इकोनॉमीज आपस से, ये दोनों इकोनॉमीज इस खित्ते की बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, और जब ये दो मिलके चलेंगी तो और बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, और फिर इससे जो इकोनॉमी का पहिया चलेगा उससे पूरे खित्ते में खुशहाली का एक नया दौर आ सकता है। फिर बायलैटरल रिलेशन होंगे, इनकी अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उन पे जो खर्चे हो रहे हैं वो कम होंगे, वो ज़ाहिर है इनके डेवलपमेंट साइड पे जा सकेंगे। फिर बायलैटरल रिलेशन में आपको पता है जब एक्सचेंज रिलेशन होते हैं तो आपस में मिलना जुलना होगा, और जो यहाँ के ट्रेडर वहाँ जाएंगे, वहाँ के इधर आएंगे, तो दो तरफा ताल्लुकात में एक नई जहत आएगी जो मुखासमत से हट के तावन की तरफ होगी। इसी सिलसिले में ये मुज़ाकरात शुरू हुए, और दोनों तरफ के वजारत ख़ारजा जो हैं, वज़राए ख़ारजा ख़ास तौर पे, उन्होंने तस्दीक किया कि गुज़श्ता महीने इस पर बातचीत हुई है, कुछ पेशरफ्त हुई है, बाकी मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है, क्योंकि इतने पुराने इख्तलाफात कोई ऐसे जितनी जल्दी हल नहीं हो सकते। तो पेशरफ्त है, जैसे मैंने कहा ये कठिन मरहला ज़रूर है, लेकिन ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है आगे जाके इसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं। ये तो दो तरफा पे हैं। अब हम आ जाते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के हवाले से हम बात करते हैं, फिर हम इस्लामिक वर्ल्ड पे जाते हैं और फिर ग्लोबल पे चलते हैं। मिडिल ईस्ट में भी अच्छी खासी डिवीजन है ना सर। देखें अभी मुझे याद है कि अब आपसे ही डिस्कशन में ये बात सामने आई थी कि कतर जो है वो बिल्कुल अलहदा था, और इन 5 मुल्कों ने बशमूल सऊदी अरब, इजिप्ट और बहरीन और यूएई वगैरह, उन्होंने उसको नाकाबंदी एक तरह से कर दी हुई थी, लेकिन बाद में वो रिकंसाइल हुआ। ये भी वही रीजनल ज़रूरत है, ये भी वही रीजनल ज़रूरत है कि रीजन के अंदर रहते हुए मुल्क अगर ये मुखासमत रहेगी तो वो अब ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब सऊदी अरब को भी बहुत सारे अमेरिका से जर्क लगे हैं। जी हाँ, ठीक है ना। उनके बाद देखें कोई भी मुल्क किसी का गुलाम तो नहीं होता ना, अलाइंस में आप होते हैं, और अलाइंस बिल्डिंग का बुनियादी असूल ये है कि अगर आपके मफादात को ज़क पहुँचेगी तो वो दूसरा जो फ्रीक होगा वो यकीनन सोचेगा कि हमें अब कौन सा रास्ता लेना है। ये बहुत सारे ममालिक ने जब ये देखा, अब सीरिया में देख लें, सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में अमेरिकन अटैक होता है, वहाँ पे लड़ाई होती है, सिविलियन वहाँ बहुत मारे जाते हैं और पूरा तहस नहस कर देते हैं शाम का। अब वहाँ पे जब वहाँ लोगों ने देखा कि उसको रेजिस्ट किसने किया, ईरान ने किया, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं ग्रुप है उन्होंने उसको रेजिस्ट किया, तो वहाँ पे एक पॉकेट बनी। इसी तरह आपने इराक का जिक्र किया था कि इराक और ईरान की एक दफ़ा कितनी टसल थी, लेकिन बाद में अब क्यों वो यानी यहाँ तक ताल्लुकात हैं कि वो एक दूसरे के मामलात को बड़े करीब ले गए। ये भी वही रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है कि रीजन में हमने मिल के चलना है, तो वहाँ पे भी हम आपने देखा कि वहाँ रोल पॉजिटिव हुआ। फिर इसी तरह अब यमन का देख लें, आपको याद होगा जब बाइडन आए हैं, जो बाइडन की हुकूमत आई, इन्होंने आके कहा जी कि अब हम चाहते हैं कि यमन में हमको लंबी चौड़ी वो ना करें, तो हम चाहते हैं कि अफ्रीकन आपस में बात करें, हम न्यूट्रल होते हैं। ये भी अल्टीमेटली एक मैसेज था सऊदी अरब के लिए कि जब वो न्यूट्रल हो रहा है तो हम क्यों ना न्यूट्रल हों। तो अब यकीनन देखें जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस सतह पे बातचीत हो रही है तो वहाँ पे यमन और सीरिया की बातचीत के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं। हौसी बागी जो हैं या जो फाइटर्स हैं उनकी वहाँ पे एक जो स्ट्रेंथ है उसके हवाले से बात करना होगी। सीरिया में जो राइवल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान बातचीत के लिए इन दोनों मुल्कों को बातचीत करनी होगी। फिर ओवरऑल जो मिडल ईस्ट का पूरा एक वेस्ट एशिया का एक आपस में ग्रुपिंग है, कुछ लोग आपने देखा कुछ ममालिक इसराइल के साथ भी जाना शुरू हो गए। इस सारे ट्रेंड को कंट्रोल करने के लिए भी रीजनल अलायंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह टुकड़ों में बट के जाएंगे तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है पैलेस्टाइन के स्टेट को मानने का मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, वो ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, उसको भी डैमेज हो सकता है। तो लिहाजा रीजनली अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जो रीजन के ममालिक हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमेरिकन जो है ना अब शायद अब ये समझते हैं कि वो रीजन में सिर्फ अपने मफादात तक रहें,
पहले वो ये था कि अलायंस बिल्डिंग के उसमें वो अपने लिए लॉबिंग और इन्हीं ग्रुपिंग करने की पॉलिसी पे होते थे। अब वो कहते हैं कि इनके मामला इतने रखो कि बस हमारे मफादत सर प्रोटेक्ट। तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने रीजन को। इसीलिए अच्छा एक और भी खतरा है ना, रीजन के मुल्क क्यों रीजनल सोल्यूशन ढूंढने निकले हैं, उसमें एक और खतरा ये है कि अमेरिका ने जिस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा यानी थोड़ा सा बैक फुट पे डिस्टेंस पे किया एशिया से, खास तौर पे मिडिल ईस्ट से, उसकी क्या पॉलिसी हो सकती है। और ये खदशात पाए जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का वो किसी और अरब मुल्क को अपनी लपेट में ले ले आइंदा जाके। तो इस सूरत हाल पे भी वो देख रहे हैं कि रीजन सोल्यूशन की तरफ आना जरूरी है। हाँ, ये इसके खतरात भी मंडला रहे हैं सर पे। एक ब्रेक नाजरीन, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे थे कि बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो पहले उस तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें जो वजह तनाज़ा है जो है वजह नज़ा वो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। देखा जाए दोनों मुल्क जो हैं वो तेल की दौलत से माला माल हैं और दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है उसे तवानाई तो चाहिए ही चाहिए है। अब अगर इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और दोबारा से वो जो सिफारती मामला जो ख़राब हुआ 2016 में वो दोबारा से बहाल हो जाता है और ठीक हो जाती हैं चीज़ें, नॉर्मलाइज हो जाते हैं रिलेशनशिप, तो क्या फ़ायदा क्या है इन दोनों मुल्कों का? तो चले होगा ही होगा, इस खत्ते का, मुस्लिम उम्मा का, इसकी हम क्या हमें समरात नज़र आते हैं उसमें? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखें कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत हुई है, अब सऊदी वजारत ख़ारजा ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ईरान कुछ हमें ऑफ़र करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान पे वो थोड़ा बैंक करें, क्योंकि थोड़ा उनकी नाराज़गी इस हवाले से ज़्यादा है। ईरान मिलिटरली बहुत सारे इस खत्ते में इनको ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो ये समझते हैं कि कुछ जो हमें ऑफ़र्स हों, क्योंकि ये देखें इसमें गिव एंड टेक ही होता है। जब इस लेवल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें सरेंडर करनी पड़ती हैं, अपनी प्री पोजीशन से पीछे हटना पड़ता है। अब ईरान को अगर थोड़ा सा पीछे हटना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ईरान को इससे बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये कि अगर खत्ते में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ईरान की एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ती है। फिर ईरान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो ख़त्म होगी। फिर उसका जो पाबंदियों के असरात है, अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसके असरात डाइल्यूट होंगे और खत्ते के मुल्कों के साथ उसका ट्रेड बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उनको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर सऊदी अरब ने कुछ तवक्कुआत रखी हैं, ख़ास तौर पे यमन के हवाले से, सीरिया के हवाले से, या जो बायलैटरल में इनके बहुत सारे जो इस वक्त मामलात हैं जो जिनके बारे में इनको रिजर्वेशन है, अगर उस पर ईरान की तरफ से कोई पेशरफ्त होती है तो ये बात आगे बढ़ सकती है। इसी तरह की तवक्कुआत का इज़हार ईरान ने भी किया है कि सऊदी अरब भी उनको कुछ कंसेशन देगा। तो ये बुनियादी तौर पे इस सतह पे पहुंचना बजाय खुद एक पॉजिटिव बात है कि दोनों मुल्क एक तजाद वाली कैफियत में थोड़ा थोड़ा बैक फुट पे जाके अपनी अपनी पोजीशन को बैक पोजीशन पे ले जाके फिर नेगोशिएट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं। और तवक्कुआत उन खदशात से मुताल्लिक है जो उनके ताल्लुकात में दरार बढ़ाने में जिनका रोल रहा है। अब अगर ये दोनों मुल्क के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इसका सबसे पहला असर तो खुद दोनों मुल्कों को होगा, दूसरा खत्ते को होगा, क्योंकि यहाँ के जो वसाइल हैं वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया प्रॉक्सीज पे होने वाले खराजात बचेंगे। फिर जो सिक्योरिटी का, पीस एंड सिक्योरिटी का एक ग्लोबल जो एक रीजनल सेटअप बनेगा इन मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से, जब ये दो बड़े मुतारिब ग्रुप मिलके कोई सिक्योरिटी प्लान तरतीब देंगे तो किसी तीसरे की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और इसराइल के साथ भी हम एक कम अज़ कम एक अच्छी पोजीशन में ये ममालिक जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो डिवाइड है, ग्लोबल डिवाइड, यानी जो मुस्लिम उम्मा में जो डिवाइड हो जाती है उसको कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये दो कैंप के तौर पे जाने जाते हैं। इसको अब कुछ मुल्कों में इसको शायद रिलीजियसली भी अगर देखा जाए तो एक डिवाइड नज़र आती है कि एक तरफ के लोगों को एक ग्रुप सपोर्ट करता है, डिफरेंट। ठीक, तो ये हाल होगा तो मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ हम ज़्यादा बेहतर जाएंगे। और जब वो ब्लॉक मुतारिक होगा तो उसमें भी ट्रेड के बड़े चांसेस होंगे, क्योंकि जब OIC इतना करीब आएगी तो पॉलिटिकल स्टैंड भी उनका मजबूत हो जाएगा
اور اسی طرح ہم جب بڑھتے ہیں گلوبل کی طرف تو گلوبل اس میں بھی دو لیول پہ، ایک تو مسلم امہ کے طور پہ یہ اپنا ایک سٹرونگ کردار گلوبلی ادا کر سکیں گے، دوسرے جو آپ کو پتا ہے کہ گلوبل نیگوسیشن میں مختلف گروپنگز ہوتی ہیں، جیسے آسیان کا ایک گروپ ہے، یورپین یونین ہے، افریقی یونین ہے، اسی طرح خلیجی ممالک کی اپنی ایک جو یونین ہے خلیج تعاون کونسل ہے، یہ اپنی گلوبل سٹرینتھ بڑھا سکتی ہے اگر ایران بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلوبلی بھی اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اب انہیں کرنا کیا چاہیے؟ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو دونوں ملک مل کے یہ طے کریں کہ شام اور یمن وہاں پہ انہوں نے امن قائم کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کو ایک ہوپ دینی ہے، جنگ سے انہیں نکالنا ہے، جنگ بندی کرنا ہے۔ دونوں کا اثر دونوں طرف کے ان گروپوں پہ موجود ہے، ان کو چاہیے ایران اور سعودی عرب کو کہ ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لائیں، جنگ کے اثرات ختم ہوں، مل کے وہ اپنی وہاں کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہاں حکومتیں بنیں اور ان کا آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کا جو گلوبل ڈیپینڈنس ہے امریکہ یا ویسٹ پہ وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ جنگیں جب ریجنل سلوشن کے طور پہ حل ہو رہی ہوں گی تو ان کو گلوبل یعنی شرائط ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک سیف گارڈ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کا الائنس بلڈ ہوتا ہے تو اگر کوئی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکہ کا اسلحہ بیچنے آتا ہے سادہ لفظوں میں، جو جنگ شروع کرا کے اسلحہ بیچنا چاہتا ہے، موٹے موٹے لفظ کہہ رہے تھے، میں کہا میں ذرا آپ نے اچھا کیا کہ ذرا عام فہم کر دیا آپ نے، بہت شکریہ۔ تو وہ جو اسلحہ بیچنے کی دوڑ ہے، اور اسلحہ اس وقت ہی بکتا ہے جب لوگ مرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تنازع ہوگا، تو یہ اس طرح اس خطے میں جو پراسپیرٹی ہے وہ بہت اچھے طریقے، پھر پیلسٹائن پہ ایک سٹرونگ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے، پھر اور جو اسلامی دنیا کے بہت یعنی اسلاموفوبیا ہے اس پہ مل کے بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان تو بڑے یعنی اس کو کئی موقع پہ انٹرنیشنلی اس کو ایڈوکیٹ کر چکے ہیں، ہم اس پہ UN میں بھی بات چیت ہو چکی ہے، پرائم منسٹر نے کی ہے، صدر کرتے رہتے ہیں، باقی ہمارے لیڈران بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی آواز ہو سکتی ہے مسلم امہ کی جو اسلاموفوبیا کے خلاف سٹرونگ کھڑے ہو سکتے ہیں، دونوں اگر یہ اکٹھے ہوں تو میں سمجھتا ہوں اٹس ویری اسٹریٹجک، ٹھیک ہے، کہ ایران اور سعودی عرب مل کے اپنے معاملات طے کریں اور اپنا ایک جو گلوبل رول ہے اس میں آنے کے لیے تیاری پکڑیں، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ کم ہے، پانے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پائیں گے اسی صورت میں جب یہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو نارملائز کریں گے اور نارملائز سے آگے تعاون کی بات کریں گے اور پھر اسٹریٹجک الائنس بلڈ کر کے آگے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بالکل، یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ آپ کسی تیسرے کے کہنے پہ آپ نے اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب کیے اور ان کو اس حد تک آپ آگے لے گئے کہ صورتحال جو ہے نا وہ آپ دونوں کے علاوہ پورے ریجن پہ اس کے اثرات جو ہیں پڑے۔ سر کتنے ایک ہوپ فل ہیں آپ؟ کچھ تھوڑا سا میرے پاس آخری لمحات۔ دیکھو ہوپ تو رکھنی چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کٹھن راستہ سر دیکھیں وہ تو مجھے بھی بڑی امید ہے کہ دیکھیں اگر یہ دونوں ملک مل جاتے ہیں سر مطلب بیجا ہو جائے گی ہر طرف، ریل لیکن میں یہی بھی کہنا چاہ رہا ہوں تیل سستا ہو جائے گا، یہ کٹھن راستہ ضرور ہے، لیکن امید تو آپ کیا میں فورسی کر رہا ہوں، میں امید تو نہیں لیکن فورسی کر رہا ہوں، میرا تجزیہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں نا الٹیمیٹلی ان کو بڑی تیزی سے اپنی تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور جو ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پرانی بات نہیں رہی ہے نا، اب یہ ہے کہ ان کے پاس دس از دی اونلی آپشن لیفٹ کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس بات چیت کو ایک میننگ فل ڈائلاگ میں لے کے جائیں اور وہاں سے پھر کوآپریشن کی طرف آئیں اور اس سے پھر اپنے جو باقی معاملات ایگریمنٹس میں جائیں، اس کے بعد پھر اسٹریٹجک الائنس بلڈ کریں۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور پازیٹیو آغاز ہے، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس کو تصدیق بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اگلی سٹیج پہ چلے گئے ہیں۔ اگلی سٹیج کا مطلب ہے کہ پہلے وہ چھوٹے لیول پہ بات چیت تھی، اب وہ باضابطہ طور پہ ٹیبل پہ آ گئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی آفر اور ایجنڈا بھی رکھ دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نیگوسیشن میں، اس پروسیس میں کون کتنا بیک فٹ پہ جا کے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور کانفلکٹ کو ایک تعاون کی فضا میں کنورٹ کرنے میں زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ سر 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا خطے کے ممالک اسپیشلی پاکستان کیا کوئی اس میں کس حد تک کردار ادا کر پاکستان نے تو بہت شروع میں بھی کردار ادا کیا اور ابھی بھی پاکستان اس کو ویلکم کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی طرف سے بھی یہ ویلکمنگ ریمارکس ضرور آئیں گے، دونوں ملکوں کی جو پیش رفت ہے اس پہ پاکستان بھی اور خطے کے باقی ممالک بھی، ان کے لیے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ دونوں ملکوں کو، ریجن کو، مڈل ایسٹ کو
اور پوری مسلم امہ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ویلکمنگ ایک سٹیپ ہوگا جس کو کہ سراہا جائے گا. سر وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ راہ پہ لے آئے ہیں انہیں 2-4 باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو یہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.